नमस्ते, मैं संगीता चौधरी, एक किसान की बेटी। आज किसान इन 3 नए अध्यादेश के खिलाफ आंदोलित क्यों है? वैसे तो पिछले 70 सालों से ही किसान आंदोलन करने का हकदार है और किसानों ने बहुत सारे छोटे बड़े आंदोलन कृषि सुधार के लिए किए भी हैं। क्योंकि हमारी सरकारों ने, किसी भी सरकार ने समय के आवश्यकता के अनुसार किसानों के हक में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। और ये जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, जो अभी कानून बनने वाले हैं, ये तीनों अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के हित को देखते हुए बनाए गए हैं। मैं बताती हूँ किस तरह से। पहला कानून जो है वो है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य। इस कानून के इस अनुसार एक्चुअली पहले क्या होता था, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसमें क्या होता था, किसान अपने उत्पाद को अपने राज्य की किसी भी मंडी में बेच सकता था और मंडी में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित होती थी और उस रेट पे वो अपने सामान को, कृषि के जो भी उत्पाद थे, उनको बेच सकता था। और कृषि मंडी के अलावा भी किसान अपने उत्पाद को बेचते हैं। जैसे मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो हम भी अपने उत्पाद को गांव में अगर किसी को आवश्यकता हो तो उसको बेचते हैं, हमारे पड़ोसियों को बेचते हैं। तो इस तरह से ये एक सिस्टम था। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होता था मंडियों में। अभी इस कानून के हिसाब से किसान अपने उत्पाद को व्यापारी को मंडियों के बाहर बेच सकता है, अपने राज्य में या दूसरे राज्य में ले जाकर के भी बेच सकता है। तो आप कहेंगे इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि किसान को अभी कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस कानून में किसान के लिए फिक्स नहीं करी गई है। व्यापारी अपने हिसाब से फसलों की उत्पाद की रेट डिसाइड कर सकते हैं। और आपको तो पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके गिरोह होते हैं और वो अपने हिसाब से अपनी फायदे के अनुसार रेट डिसाइड कर सकते हैं और किसान कुछ भी नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट का, राज्य की सरकार का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान से व्यापारी अपने हिसाब से उत्पाद को खरीद सकता है, जिसकी कोई भी फिक्स रेट नहीं है, वो अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर सकता है। तो किसान को इससे नुकसान हुआ। दूसरा, जो हमारे मंडी सिस्टम है उसको इनडायरेक्टली ख़त्म किया जा रहा है। किस तरह से? सरकार करे हुए मंडियों को हाथ भी नहीं लगा रहे, लेकिन अगर किसान मंडियों में बेचेगा ही नहीं तो वो मंडियाँ चलेंगी कैसे? क्यों? क्योंकि उनकी हालत वैसी होने वाली, जैसे प्राइवेट स्कूलें खुल गई तो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और इसके साथ साथ जो एजेंट, जो बिचौलिए वहाँ पे काम कर रहे हैं मंडियों के अंदर, वो भी बेकार हो जाएगी। तो किसान का कोई फ़ायदा नहीं इसमें, क्योंकि किसान को तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इसमें डिसाइड करके नहीं दी गई है। मंडियाँ ख़त्म हो रही हैं, बिचौलिए जो थे वो बेकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यापारी जब भी मंडी से कृषि का उत्पाद खरीदता था तो 2% से लेकर 6% तक अलग अलग राज्य का अलग अलग टैक्स रेट है, तो वो सरकार को देता था। उससे राज्य के विकास में वो पैसा काम में आता था। अब राज्य को भी वो टैक्स नहीं मिलेगा, तो यहाँ फ़ायदा ओवरऑल किसको हो रहा है? फ़ायदा ओवरऑल हो रहा है वो है व्यापारी को, राइट। तो इसकी जो खामी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को फिक्स करनी चाहिए। और इसके अलावा सरकार को कुछ तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि मंडियों का जो सिस्टम है वो बना रहे, ख़त्म ना हो, उनको कमज़ोर ना करे, राइट। दूसरा जो सरकार का ये अध्यादेश सरकार लेके आई है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस एक्ट के हिसाब से एक्चुअली क्या होता था, आज जो हमारा सिस्टम, उसमें क्या होता है कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब है हम रोज़मर्रा में जो खाने पीने के लिए जो सामान काम में लेते हैं, जैसे गेहूँ है, तिलहन है, सब्जियां जैसे
प्याज है, टमाटर है, आलू है, इनका कोई बड़े स्तर पे भंडारण नहीं कर सकता, बड़े स्तर पे उनको स्टोर करके नहीं रख सकता, राइट। आप देखते भी हैं कभी कभी प्याज वगैरह का स्टोर हो जाता है तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है तो प्याज का भाव आसमान छूने लगता है। तो आप ये सोचिए कि व्यापारी जिसके ऊपर ये कानून जैसे लागू होगा तो व्यापारी के ऊपर कुछ स्पेशल कंडीशन छोड़ के, जैसे युद्ध हो रहा है देश के अंदर, आपातकालीन कोई जैसे बाढ़ वगैरह ऐसा कुछ है, उस समय को छोड़ करके व्यापारी अपनी मर्जी से जितना चाहे स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि व्यापारी जो मार्केट में जो कृषि उत्पाद है उनकी कीमत खुद से डिसाइड करेगा और ऑब्वियसली वो तो हाई कीमत पे उनको निकालेगा। तो इसका मतलब है कि देश की 80% जनता, नॉट ओनली फार्मर्स, जनता है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं है, देश की 80% जनता का ही मुद्दा है। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ किसानों को इससे नुकसान होने वाला है, इसमें लगभग देश की जनता का नुकसान होने वाला है। लेकिन किसान का क्या नुकसान हो रहा है इसमें? किसान का ये नुकसान हो रहा है कि किसान से, क्योंकि वो भंडार कर सकता, तो किसान से तो वो अपने हिसाब से किसी भी कीमत पे उस सामान को खरीद सकता है, राइट। इससे ये होगा कि किसान, जो छोटे छोटे किसान हैं, जैसे हमारे देश में 80% किसान मध्यम या छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है, तो वो किसान तो डायरेक्ट इसकी चपेट में आने वाले हैं, उनको डायरेक्ट नुकसान होने वाला है। इसके अलावा ये लोग क्या करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाले हैं इस कानून के हिसाब से, कि किसान के साथ अनुबंध कर लेंगे, इतने साल हमारी कंपनी इस पे खेती करेगी, या दूसरा लीज पे खेत ले सकते हैं, लीज का मतलब रेंट पे खेत ले सकते हैं कुछ सालों के लिए। और तीसरा तरीका, किसानों से सस्ती रेट पे, क्योंकि किसान मजबूरी में होगा या प्रेशराइज करेंगे तो किसान से सस्ती रेट पे वो ज़मीन ले लेंगे। और ये सारे करार है वो अंग्रेजी भाषा में होने वाले हैं, और किसान को इतनी अंग्रेजी नहीं आती है तो किसान के साथ डेफिनेटली धोखाधड़ी होने वाली है। और ये जो करार होने वाला है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, चाहे लीज वाला हो चाहे खेती की करने का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला हो, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर किसान को ख़त्म करना हो, तो मान लो किसान को पसंद नहीं आ रहा हो कि मुझे ये वाली खेती ये वाली अनाज मेरी खेत में नहीं करने देनी, या जो कंपनी तरीका लगा रही है उससे मेरे खेत का नुकसान हो रहा है, ज़मीन का नुकसान हो रहा है, या अंडरग्राउंड वाटर में कमी आ रही है, तो वो खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टियों का सहमत होना ज़रूरी है। तो मुझे ये बताइए, किसान, एक छोटा सा व्यक्ति, इन बड़े बड़े कंपनी से क्या लड़ सकता है? इनकी जहाँ ऑफिस किसी की मुंबई में होगी, किसी की विदेश में होगी, क्या किसान उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ अनुबंध ख़त्म करने के लिए उनसे मिल सकता है? और सबसे बड़ा नुकसान कि किसान ये कंप्लेन करने के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ अपनी कोई कंप्लेन है तो किसको लिखवा सकता है? एसडीएम को लिखवा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो फिर किसान को न्याय कौन दिलवाएगा? दैट इज़ वेरी सैड, दैट इज़ वेरी सैड। इसमें जनता भी पिस रही है, किसान भी पिस रहा है। तीसरा जो कानून है, देखने में तो ऐसे लगता है, सुनने में तो ऐसे लगता है कि किसान को बहुत ताकत देने वाला कानून, का नाम है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून के मुताबिक किसान कंपनी के साथ कौन सी फसल बोनी है उसका अनुबंध कर सकता है। जैसे किसान किसी कंपनी को कह सकता है कि भाई मैं मैं गेहूं की खेती करने वाला हूं, और कंपनी उसमें एग्री होती है तो कंपनी को वो गेहूं खरीदना पड़ेगा। पहले से डिसाइडेड है कि तुम खरीदने वाले हो, ये वाली कंपनी खरीदने वाली है, और किसान और कंपनी के बीच में अनुबंध हो गया, ये वाली फसल कंपनी खरीदेगी, राइट। बाय द वे, इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान, अगर किसान की जो फसल है उसमें किसी तरह के इंसेक्ट्स लग गए, मतलब कोई बीमारी हो गई, और कंपनी कहती है कि भाई इस प्रोडक्ट का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला खरीद के, और कंपनी ना कर सकती। और किसान क्या कर सकता है उस कंडीशन में? किसान के पास तो कोर्ट में जाने का ऑप्शन ही नहीं है, कानून के अंदर है ही नहीं। जैसे एसडीएम डीएम के पास, और आपको पता है एसडीएम है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, नॉर्मल मुद्दे हैं उनके ऊपर भी किस तरह से एक्शन लेते हैं, तो किसान की क्या हेल्प करेंगे,
राइट। इतने सारे किसान होंगे, उनकी क्या हेल्प करेंगे। तो एक नुकसान तो इस कानून में ये है। दूसरा नुकसान क्या है इस कानून में कि कंपनी अपने हिसाब से खेती करवाएगी, ये वाली खेती कर, ये वाला सीड जो क्वालिटी है विदेशी देसी वॉटेवर, ये वाला सीड इसमें यूज कर। तो जैसे जनरली हम क्या होता है कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, हम किसान क्या करते हैं कि फसल को पलट पलट के उसमें बोते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर लैंड है, उसके अंदर अगर इस साल हमने गेहूँ बो दिया तो अगले साल उसी लैंड के अंदर हम चने की खेती करते हैं। कारण क्या होता है, गेहूँ जो है ज़मीन की क्वालिटी को ख़राब करता है और चना है वो इम्प्रूव करता है। चने के रूट्स में, नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो खेती ज़मीन को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये हम पैटर्न अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारी खेती जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि कोई एक साल का तो काम है नहीं, मैं तो ज़िंदगी भर उसमें खेती कर रही है, राइट। बट कंपनी को इससे क्या लेना देना, कंपनी को क्या लेना देना किसान की कि अगर ज़मीन खराब हो गई तो वो मार्केट में जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जिसको उसको अच्छी दाम मिलने वाली है वही खेती करवाने वाली है। मान लो 3-4 साल लगातार उसके अंदर मूंगफली की खेती करवा ली, और मूंगफली की खेती जब 3-4 साल हो जाती है तो नीचे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं ज़मीन में और फिर कोई फसल उसमें लगती नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो क्षेत्रीय तरीका है खेती करने का, हम बैलेंस करके खेती करते हैं, वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए इन तीनों कानून से किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है? ये कह रहे कि किसान कहीं भी बेच सकता है, तो किसान कहीं भी बेच सकता है। किसान के पास इतने संसाधन हैं क्या कि अपने मटेरियल को लेकर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के जाएगा? अभी मैं बताती हूँ इन कानून जहाँ जहाँ पे लागू हुए हैं वहाँ पे कितना कृषि में प्रोग्रेस हुआ है। ये कानून 2006 से बिहार में ऑलरेडी लागू है, और जब लागू हुआ तो लोग कह रहे थे कि अरे बहुत कृषि में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं, बिहार बहुत प्रोग्रेस करने वाला। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि बिहार के किसान अपने गेहूं या धान को दिल्ली की मंडियों में आके बेचते हैं, क्योंकि वहाँ बिहार में कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, वो बहुत लोअर रेट करके रखते हैं। दरअसल इस साल तो ऐसा हुआ कि देश में लगभग स्टेट्स में मक्का की मिनिमम सपोर्ट प्राइस अराउंड 1600-1700 थी, लेकिन बिहार में मक्का 1900 रुपये के आसपास बेची गई है। और 2006 से लेके अभी तक बिहार में कोई भी मतलब कि खेती में कोई ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, बल्कि डिग्रेड हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है। अब हम अगर ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो सेम कानून अमेरिका और यूके में 1950-60 के आसपास लगाया गया था, और आज वहाँ पे हालत ये है कि खेती करने वाले लोग मात्र 2%-3% रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात, सुसाइड जो है नॉर्मल सिटी में रहने वाले लोगों की कंपैरिजन में 45% लोग ज़्यादा किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो जब ये कानून के इतने बड़े नुकसान हैं और वहाँ पे हालत ऐसी है अमेरिका के अंदर या जो भी है यूके वगैरह के अंदर कि किसानों से खेती करवाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, भाई हम तेरे को इतना पैसा देते हैं तो खेती कर ले। तो क्या ये सिस्टम हमारे देश में इस तरह से अप्लाई करने वाली है सरकार? तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तीनों कानून है हमारे किसानों के कोई हित में है। इसके जो भी लूप होल्स हैं सरकार पहले उनको करेक्ट करे, और सरकार के पास अगर किसानों के हित में काम करना है तो और बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें सरकार काम कर सकती है। पहली बात तो स्वामीनाथन कमेटी का जो सुझाव था, सबसे बड़ा सुझाव था, जो सबसे ज़रूरी सुझाव था कि किसानों की जो फसल है उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उनकी लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उनको अगर 100 रुपया खर्चा हो गया खेत में उस फसल को उपजाने के लिए, तो उनको 150 रुपया मिलना चाहिए, 150 रुपीज़ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं अप्लाई किया। तो जो वर्षों से स्टडी करके जो उन्होंने कमेटी ने सुझाव दिया वो तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो वो किस तरह का सुधार कर रहे हैं? नुकसान पहुंचाने वाला सुधार कर रहे हैं वो। दूसरा, वर्षों से नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है। कितनी जगह बाढ़ आती है, पानी बर्बाद होता है, और हमारे देश के कितने हिस्से हैं जो सूखे हैं, वहाँ पे खेती हो सकती है लेकिन पानी नहीं है। तो सरकार का ये इस क्षेत्र में काम करे सरकार। और इसके अलावा जिले के स्तर पर या ग्राम पंचायत या परिषद के स्तर पर छोटी छोटी प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री कंपनीज ओपन करे सरकार, किसानों के साथ मिलकर करे, किसानों से निवेश करवाए,
कोई सिस्टम सरकार के पास बहुत पावर होती है सिस्टम बना के, और वो हमारा एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो हमारा वर्षों से होता है कि गांव के लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, वो किसी सरकारों के मोहताज नहीं थे। वहाँ पे पूरा इकोनॉमिक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर था। किसान खेती करता था, फिर किसान बाकी जो लोग थे जैसे कुम्हार है वो घड़े देता तो किसान उसको अनाज दे देता था। इस तरह से आपस में एक दूसरे की इकोनॉमी चला करती थी। बट अंग्रेज़ों ने हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया, और ये सरकारों ने कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि गांव के लोगों को शहर की तरफ आना ही नहीं पड़े। वहाँ पे ऐसा सेल्फ सस्टेन सिस्टम बना दे, वहाँ पे प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री बना दे, वो लोग भी अपने गेहूँ से बिस्किट बना सकते हैं। तो सरकार थोड़ा मदद करे, थोड़ा वो लोग अपना निवेश करें, और इस तरह से किसानों की उन्नति हो सकती है, इस तरह के बेहूदे कानून से नहीं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग किसानों पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि किसान खालिस्तानी है, कोई कह रहा है कि किसानों को किसी ने भड़का दिया है। अरे भाई, किसान से समझदार कौन है? किसानों को कौन भड़काएगा? जब अपनी ज़मीन पे चोट पहुंचती है, जब अपने अधिकारों पे चोट पहुंचती है, तो इंसान खुद खड़ा होता है। भड़काने से एक इंसान भड़कता है, दो भड़कता है, सीधे साधे लोग इतने समूह में भड़कते नहीं हैं। आप पहले उनके कानून पढ़िए कि किस तरह के कानून उन पे अप्लाई होने वाले हैं, और उससे सिर्फ किसान नहीं डिस्टर्ब होने वाले, देश की 80% जनता को उससे नुकसान होने वाला, और उसमें आप भी हैं। तो ऑब्जेक्शन करने से पहले उसकी डिटेल में जाइए। और सिर्फ कोई पंजाब के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के किसान उनके समर्थन में हैं। और नॉट ओनली फार्मर्स, हम आम जनता भी किसानों के साथ खड़े हैं। रोड पे अगर पोस्टर लेके नहीं खड़े, रोड पे अगर विरोध नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लगभग आम जनता किसानों के साथ है। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को ले नहीं लेती है या हमारे अकॉर्डिंग इनको बना नहीं देती है, तब तक हमें आंदोलन पे डटे रहना है। हम सारे देशवासी एक साथ हैं, और जो भी सिस्टम जो कि आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उसको हमें अप्लाई नहीं करने देना है। और नेक्स्ट एक पॉइंट और मुझे जवाब देना है कि मेरे देश में क्या ये शिक्षा है वो नैतिकता नहीं सिखाती? टॉपिक को डाइवर्ट क्यों कर देते हैं लोग? जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे किसान के बच्चे ओडी क्यों लेके घूम रहे, किसान थोड़े हैं ये, अरे इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? भाई, किसान के बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं। लगभग आर्मी के जो अध्यक्ष रहे हैं, जल सेना अध्यक्ष, नेवी में जो भी अध्यक्ष रहे हैं, आर्मी के में अध्यक्ष रहे हैं, वो सारे के सारे लगभग किसानों के बच्चे थे। देश की आर्मी में, पुलिस में लगभग किसानों के बच्चे हैं। और इतने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेसमैन, पंजाब से तो कितने सारे लोग किसानों के जो बच्चे हैं वो कनाडा, यूके, सब जगह सेटल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान है तो वो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद नहीं सकता है। जो टॉपिक है ना उसको डाइवर्ट मत करिए। बात यह कानून के खिलाफ हो रही है, और आप उस चीज़ को समझिए कि वाकई में क्या बात है, क्यों इतने लोग रोड पे खड़े हो गए हैं। इस तरह की एक नैतिक और जिम्मेदार इंसान का कर्तव्य बनता है कि किसी भी सरकार का या कोई पार्टी का ऐसे आंख बंद करके सपोर्ट ना करे। अगर गलत कर रहा है तो अंगुली उठाना जरूरी है। ये नैतिकता हमें अपने पूर्वजों ने सिखाई है। चाणक्य ने भी बोला है कि भाई कभी भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए किसी भी राजा का। तो एटलीस्ट आप किसी भी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, किसी भी सरकार के सपोर्टर हो सकते हैं। हम भी अच्छे कामों के लिए हर सरकार का सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन गलत जब होता है तो हम सारे देश के लोगों को एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, और ये एक मुद्दा है जो कि हम सबको प्रभावित करेगा, तो हमको सबको साथ आना चाहिए। होप सो आपको मेरे इन तीनों पॉइंट से सारा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। और यही जो किसान है ना, पंजाब, हरियाणा, यूपी वाले किसान, ईस्ट यूपी, इन लोगों ने हमारे देश की हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम इनके आभारी हैं। हालांकि पूरे देश के किसानों ने दिया है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक
ये लोग अनाज के कटोरा थे, यूपी, समझ रहे हो, धान के कटोरा है, ये गेहूँ उत्पादन के कटोरा है। हमारे देश में 1963 में 4000 एकड़ में ही गेहूं का उत्पादन होता था, और मात्र 6 सालों में 64 से लेकर 70 तक 40 लाख हेक्टर में गेहूं का उत्पादन होने लगा था। और इनमें इन स्टेट्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और अगर आपको, हर सरकार को अगर किसानों के हित में ही करना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह करिए आप, जिन्होंने एक हरित क्रांति से देश में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। और अब बहुत सारे एरियाज हैं आप किसानों के हित में काम करने के लिए, तो आप उस दिशा में काम करिए। थैंक यू।